हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो सेशन में कमलजीत पुट्टा की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर 1, व्हाट डू वी मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standards. Then what is accrual basis and cash basis of accounting. What is revenue income? What is profit, gross profit? What is then income? Then what is gain? Then what are bills receivable? Bills receivable. Bills receivable. Bills payable. Then sales return क्या होती हैं and purchase returns. So we will discuss all these points today. Before switching over to accounting standard, I would request all of you जितने भी हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज हैं या किसी और अकाउंट्स के एग्ज़ाम में हैं या नहीं भी हैं, सभी से हमारा ये निवेदन है कि इस वीडियो को जितना भी ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ताकि जिस किसी के साथ भी संबंधित है वो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके। तो इसके आगे हम चलते हैं। इस रिक्वेस्ट के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपने एक एब्रीविएशन याद करनी है, IFRS, देन IAS, देन IASB, IASB. From IFRS we mean International Financial reporting standards. This is International Accounting Standard, and this is next is International Accounting Standard Board. I have circled it, round it, because this International Accounting Standard system presently is not running. This has been overcome, this has been overpowered by the International Financial Reporting Standards. Since 2001 से ये ओवर पावर हो चुका है। फिर सर्टेन अमेंडमेंट्स आई इसकी 2011 में,
perhaps it was 25th फरवरी 20 फरवरी को ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये टोटल हमारे पास हैं 35 स्टैंडर्ड्स 35 standards have been introduced on 25th February. By the International Financial Reporting Standards. Whatever these standards have been framed by this institution at world level, this is being followed by the International Accounting Standard Board. इनकी गतिविधियों को ये सारा बोर्ड देखता है और इट्स हेडक्वार्टर इज एट लंदन. ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स 167 ज्यूरिसडिक्शंस में काम करते हैं. इनको कंट्री नहीं बोलते, ज्यूरिसडिक्शंस ही बोलते हैं. ज्यूरिसडिक्शंस में काम करते हैं और ये यूएसए और चाइना में लागू नहीं होते. यूएसए और चाइना में लागू नहीं होते क्योंकि वो अपने ही अकाउंटिंग सिस्टम के साथ चल रहे हैं. सो these are the basic things regarding IFRS standard. Its background is this. Now comes the point, what are those why these standards have been framed. Object means object. इनका ऑब्जेक्ट है इनकी ऑब्जेक्ट है सबसे पहला कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी किसमें? इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. In presentation of accounts, then transparency in presentation of accounts, then uniformity in the presentation of account, then accountability. So these are the objectives to make the common standards at the world level, and the next object is to bring development in the economy at world level. At world level. So this is the main object कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए हर कंट्री अपना अपना पूरा प्रयास कर रहा है. और ये इसलिए संभव हो सका है कि चाहे वो कंपनी जापान की है या रशिया की है या साउथ अफ्रीका की है, वो वहाँ से बैठे ही हमारी किसी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग रेशो क्या है, उसके डेट्स कितने हैं, उसकी कैपिटल मार्केट कैप कितनी है, वो स्मॉल कैप है या मिड कैप है, कैसी भी है, उसको सारी की स्ट्रेंथ को वो वहाँ बैठे देख सकते हैं. और ऐसे ही हम भी उनकी स्ट्रेंथ को देख सकते हैं और अपना बिजनेस सभी कंपनियां बूस्ट करती हैं. सो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इनमें कंसिस्टेंसी है, इनमें ट्रांसपेरेंसी है, इनकी यूनिफॉर्मिटी है और ये अकाउंटेबल हैं. ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ये बोर्ड देखते हैं. ये सारी चीज़ें ये बोर्ड ही देखता है. सो दीज आर द अकाउंटिंग, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स. और करते क्या हैं, ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. देयर इज फॉर्मेट यूनिफॉर्मिटी in identifying the transaction, there is uniformity in measuring the transaction,
there is uniformity in recording the transaction, there is uniformity in classifying the transaction, there is uniformity in the presentation of accounts, that is summarizing of accounts. Then there is also conveying it and interpreting. But in interpreting, there is no uniformity. In interpreting, there is no uniformity. Every company judge the transaction at its own mind, at its own strength. So these common standards have been framed in order to actually with a target to boost the economic development of the country. And since 2011, we have seen that the economic strength of all the countries at the world level have developed at a very good speed. So these things are to be kept in mind. What are its objects, what are its functions, and how these are controlled. Then there is accrual basis of concept. To get you understand, I have prepared the table. I have prepared the table of accrual basis and cash basis. Whenever how to recognize the revenue? How to recognize the revenue? Revenue is the income generated from business. Generated from business, either received or yet to be received, और yet to be received, कुछ आधार भी होता है. सो ये दोनों इकट्ठे ही हो गए. So revenue is income which has been either received or yet to be received. So how to recognize the revenue, whether on accrual basis or on cash basis? So revenue is recognized when it is earned. कोई ट्रांजैक्शंस में हमें 1 करोड़ की है, उसका 50 लाख आ गया, तो इसका मतलब है कि जो कुछ अर्निंग हुआ उसके मुताबिक हम की रिकॉर्डिंग हो जाएगी व्हेन इट इज अर्न. यदि कैश का बेसिस है तो जब कैश रिसीव होता है तो ही एंट्री करते हैं, जबकि ये एंट्री जो है वो अक्रूवल बेसिस पे उसी समय हो जाती है कि जब वो अर्न हो जाती है. सिमिलरली एक्सपेंसेस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, खर्चे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? व्हेन दे आर इनकर्ड. एक्सपेंसेस जो है ये याद रखो कि एक्सपेंसेस के लिए वर्ड जो है वो इनकर होता है, और रेवेन्यू के लिए वर्ड जो हम यूज करते हैं वो अर्न होता है, अर्नड. रेवेन्यू इज ऑलवेज अर्नड, expenses are always incurred. So these things are the fundamental to be remembered. Revenue is always earned and expenses are always incurred. So revenue is recognized in the books, entered in the books of account when it is earned. Whereas if it is cash, then when cash is received, then it is entered in the books. Similarly, expenses are entered, expenses are recognized when these expenses are actually incurred, but in cash basis, when payment is received, it is entered. So as regards the taxes on the revenue generated and the expenses made, expenses incurred, these taxes are payable on all
अर्न रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू हम अर्न करते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, और जो कैश बेसिस पे ओनली ऑन द कैश कलेक्टेड, जब कैश कलेक्ट हो जाता है उसके ऊपर ही करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी एक ट्रांजैक्शन 1 करोड़ की है परंतु हमें 50 लाख ही रिसीव हुआ है, तो 50 लाख के ऊपर ही हमें रेवेन्यू टैक्स देना है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय पूरा आएगा। सो what is revenue, it is also clear, and what is accrual basis and cash basis, it is also clear, sufficiently clear. Please, you can write down the table, it is sufficiently important. Revenue is recognized means entered in the books. जब एंट्री बुक्स में हो जाती है तो ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉग्निशन एक्वायर कर लेती है। Then expenses are recognized when these are actually incurred. कुछ कभी नहीं भी पता लगता तो इसको थोड़ा सा पीछे को रिपीट करके इसको रिकॉर्ड कर लिया करें, इसको लिख दिया करें। Then comes income, profit. ये सेम था, इनकम जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस, इनकम जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड। वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इनकर्ड। सॉरी, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड। With this we will calculate the gross profit. However, when income is to be calculated, then the income generated from business, income from other sources including plus capital gains, plus dividends, plus interest on FDs, it is all to be added, and then minus expenses to be incurred, these are to be deducted, and we will come with the income, gross income. Then it is gain. Gain is always acquired by the equity or by the person, proprietor's equity. Gain is always calculated on provided. Suppose proprietor has purchased the land and other valuables which increase the value with the passage of time, then whatever enhanced value is received, then that is the gain. The enhanced value on the property, on the fixed assets received by the from the proprietor equity is called the gain. So sufficiently clear. The gain is always on the fixed assets and it is always on the proprietor's equity. So this is our gain. Then comes bills receivable. Bills receivable from the word itself is very clear that we have sold. We have sold the consignment
क्रेडिट। मीन्स आधार दिया है, दो करोड़ का आधार है, 1 करोड़ बैलेंस है, देन 1 करोड़ इज बिल्स रिसीवेबल। Whenever any consignment is sent on credit basis to the other company, part payment has been made and part is yet to be received, then the balance received and the part to be received is called the bills receivable. If full payment is also to be received, then full payment also comes under the point bills receivable. So whatever money is due towards the other party, that is called bills receivable. रिसीव करना है, तुम्हारे बिल की अमाउंट को रिसीव करना है, that is called bills receivable. हमारे बिल की अमाउंट को रिसीव करना है. Then comes bills payable. इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल उल्ट, किसी ने हमें माल बेचा, यहाँ पर था कि हमने अपना माल बेचा, हमने अपनी कंसाइनमेंट दी, हमने कंसाइनमेंट भेजी, परंतु बिल्स पेएबल में इसके बिल्कुल उल्ट चल रहा है कि किसी ने हमें अपना माल भेजा और हमने भी उसकी पेमेंट करनी है, पेएबल पेमेंट करनी है. When payment is to be made by us, then it is called bills payable. हमने पेमेंट करनी है. Then comes sales return. हमने माल बेचा 2 करोड़ का, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक स्पेसिफिकेशन आती है, क्वांटिटी आती है, रेट आता है, 2 करोड़ का भेजा, परंतु उसमें से 25 लाख का, 20 लाख का ऐसा माल था जो कि स्पेसिफिकेशन मुताबिक नहीं था, तो हमने वो वापस कर दिया. मीन्स के जो कुछ हमने सेल किया था, ध्यान से सुनो, जो कुछ हमने सेल किया था, वट एवर वी सोल्ड, some quantity has been returned. Some quantity has been returned by purchaser on the ground that it is not as per specification, as per not specification. सो इन्हीं को कहते हैं कि सेल्स रिटर्न. हमने सेल किया परंतु वो रिटर्न आ गई, उसकी वापसी आ गई. 1 करोड़ का माल बेचा, परंतु उसमें से हमें हमारी सेल में से 20 लाख का माल जो है वो वापस आ गया, सेल्स से वापस आ गया, रिटर्न हो गया. तो उस 20 लाख को हमने दोबारा भेजना होता है. तो जो कुछ हमने माल भेजा, हमारी जो सेल हुई थी, उसमें जब माल कुछ वापस हो जाता है उसको रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोलते हैं. इसको रिटर्न्स इनवार्ड भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इनको रिटर्न्स इनवार्ड भी बोलते हैं. सिमिलरली परचेज, ये परचेज आउटवार्ड भी होती है, रिटर्न्स आउटवार्ड. बिल्कुल इसी के उल्ट परचेज होती है. हमने माल परचेज किया परंतु हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था, तो उससे हमने कुछ माल वापस कर दिया जो परचेज किया था.
तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं कि जो कुछ परचेज किया था हमने उसको रिटर्न कर दिया। इसको रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं कि रिटर्न कर दिया, चला गया, आउटवर्ड होगी। So these are the basic important things which I have discussed with you. Now it is again a request that share it, forward it and subscribe it so that you may get all our videos on the topic. Thank you.